चलो, तो देखो अपन जो सेल साइकिल अपन ने जो पढ़ा था, सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो पढ़ा था, उसके अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जो आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो खास करके सेल साइकिल के बेसिक से और इंटरफेस से अपन करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अपने पास में सेल जो होती है, ऐसी कौन सी सेल है, सेल इन विच न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल और नॉट विजिबल। ठीक है ना, अगर अपन बात करते हैं कि जो सेल ऐसी कौन सी सेल है, ये सेल के अंदर की अगर अपन बात करें कि जिसके अंदर आप न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम देख सकते हो, लेकिन बाद में वो क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। बाद में इनविजिबल का मतलब समझते हो, जब वो सेल डिवाइड नहीं कर रही है उस समय तो हमारे को क्रोमोसोम और दिखाई देंगे, यानी न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, मतलब पूरे के पूरे उसके अंदर। लेकिन जब डिवाइड करने लगती है तो इसमें नहीं दिखाई देता। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि जैसे कि गार्ड सेल की अपन बात करें, अगर न्यूरॉन की अगर अपन बात करते हैं, और एक अपन बात करते हैं मीजोफिल सेल की। अब मीजोफिल सेल जो होती है, मीजोफिल सेल की अगर अपन बात करें, लीफ के पास में प्रेजेंट होती है। लीफ के अंदर अपने पास में क्या होती है, ओवल शेप अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओवल राउंडेड, जिसके अंदर क्या होता है, अपने पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो डिवाइड होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है ना, बाइनरी फिजन। तो उसके अंदर इस तरीके से कुछ नहीं होता। और बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्ट मेथड है जिसके अंदर आपके क्या होता है कि हम ये बोलते हैं क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, ये सब चीजें नहीं होती। गार्ड सेल की अगर अपन बात करें, गार्ड सेल भी इसी के साथ साथ में अपने पास में अरेंज होती है। ठीक है, और न्यूरॉन की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें डिवीजन होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने ये पढ़ा था सीडी के और साइक्लिन प्रोटीन नहीं होती, साइक्लिन प्रोटीन नहीं होती, और साथ में अपन बोलते हैं सेंट्रियोल भी एब्सेंट रहता है। तो हमारे पास में जो अनियन टिप की जो सेल्स होती है, अनियन टिप की सेल के अंदर जब अपन डिवीजन करते हैं तो उस समय हमारे को न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम दिखाई नहीं देता। और साथ में जब क्या होता है कि जब ये डिवाइड नहीं करती तो उस समय पे क्या होता है, हमारे को ऑब्जर्व होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये है, विच इज जेनेटिकली सेम। जेनेटिकली सेम का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर जो डीएनए जो होता है पूरी की पूरी तरीके से क्या होता है, सेम होता है। अब देखो यहां पे दो तीन चीजें, जैसे मान लो कि यहां पे अगर अपन ये बात करें कि जेनेटिकली सेम का मतलब, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर अगर अपन ये बात करें, ये इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है इसका। अब इसमें मान लो कि आपको सिखाने के लिए एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका दूसरा क्रोमोसोम। अब इन दोनों क्रोमोसोम को जब अपन देखते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की दो, ये दो जो क्रोमेटेड होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटेड बोलते हैं। अब ये सिस्टर क्रोमेटेड कैसे बनी, मान लो कि पहले जो क्रोमोसोम था ऐसे था। ठीक है, हम एक बात करते हैं, इसमें जो डीएनए था वो ये डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये एस फेज में जब गया तो एस फेज में क्या हो जाता है, इसका डीएनए डबल। तो डीएनए डबल होगा तो क्रोमेटेड भी तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को डबल करना पड़ेगा। तो ये जो यहां पे डीएनए होगा वो ही डीएनए तो यहां पे भी होगा। तो ये डीएनए और ये डीएनए दोनों एक दूसरे से क्या है, सेम। तो जब सेम सेम डीएनए सेम, मतलब जो डीएनए अगर आपस में सेम है तो उसके अंदर जेनेटिक कंपोजिशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर अपन ये बात करें क्रोमेटेड और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो वैसे भी अलग होते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गई, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गई। नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ये सिस्टर क्रोमेटेड है, ये आपस में सिस्टर है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के नॉन सिस्टर हो गए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सेम क्या रहेगा हमारे पास में, सिस्टर क्रोमेटेड। इतनी बात समझ में आ गई? तो होमोलोगस क्रोमोसोम वाला भी हो गया। ठीक है, चलो भाई, अब ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबल कब होते हैं। हमने पढ़ रखा है भाई, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आपको दिखाई देंगे, डिवीजन फेज के अंदर। डिवीजन फेज की अगर अपन बात करें तो हम सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास में इंटर फेज और एक होता है इसके अंदर अपने पास में एम फेज। अब इस इंटरफेज में क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल मेटाबॉलिज्म कर रही होती है। ठीक है ना, और यहां पे प्रिपरेशन चल रही होती है। कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें, प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, लेकिन एम फेज की अपन बात करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं।
और डिवीजन करने के लिए जो अपने पास में क्या होता है, सबसे पहले हम ये बोलते हैं कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन किसका होता है? ये जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है, क्रोमेटिन, और इस क्रोमेटिन का अगर मान लो कि हम क्या कर देते हैं, कंडेंसेशन कर देते हैं, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, इस क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तेज तो नहीं चल रहा भाई, ठीक है, स्पीड वैसे तो इतनी होनी चाहिए, तुमको खुद को सॉल्व करना चाहिए। आपको सॉल्व वैसे क्या करना है कि आपको 30 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, उसको समझना है, उसको टिक लगाना, ओएमआर भरनी और आगे चलना। ये आपको 45, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। मेरी स्पीड तो ज्यादा है, ठीक है ना, मैं तो अभी धड़ाधड़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे को सीखना है कि किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये चीज हुई कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब होता है? अपने डिवीजन वाले फेज के अंदर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिन विजिबल कब होते हैं? सिंपल सी बात है, क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, ये जैसे मान लो ये क्रोमोसोम बना है, तो क्रोमोसोम बना किससे? एक इस स्ट्रक्चर से। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, जिसके अंदर डीएनए कुछ इस प्रकार से क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको सिखाएंगे। इस एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आपको कब दिखाई देगा क्रोमेटिन, कब दिखाई देता है? जब आपके पास में, अगर अपन ये बात करें, पहले ये बोलता है साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ टाइम इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में थोड़ी ना होता है क्रोमेटिन, तो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। दूसरा बोलता है कि पहला देखो, दूसरा ऑप्शन ये बोल रखा है मोस्ट ऑफ टाइम इन न्यूक्लियस, बात तो सही है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ये बोलता है कि ओनली इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग डिवीजन। डिवीजन के समय पे तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम बनते हैं यहां पे। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा अपने पास में, सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डीएनए नीड टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन? चलो भाई बताओ। देखो, अगर अपन ह्यूमन के डीएनए की अगर अपन बात करें, तो ह्यूमन का जो डीएनए की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2.24 मीटर। तो ये बहुत बड़ा डीएनए। तो इस डीएनए को अपन को क्या करना होगा, पैक करना होगा, ठीक है ना। मान लो कि आपके पास में एक ऊन का गेड़ा है, यानी ऊन की आपके पास में धागा है, तो अपन कोई भी धागे को बांधने के लिए लटाई लपेटते हैं। लटाई तो आप, चरखी तो आप जानते ही हो। अब चरखी की जब अपन बात करते हो, तो उसके अंदर कितने किलोमीटर का आप धागा भर सकते हो, लेकिन उसको अपन एक ही जगह पे अपन इकट्ठा क्या करते हैं, अपन उसको टाइट क्या करते हैं, लपेटते हैं। टाइट लपेटने का मतलब हम क्या करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, एक ही जगह पे कंडेंस कर लेते हैं। तो इस एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कैसे आएगा? 2.2 मीटर का मतलब समझते हो, 1 मीटर का मतलब होता है करीब करीब अपने पास में कितना हो जाता है, 3.5 फुट के आसपास में होता है, 3.5 फुट होता है। यानी 3.5 फुट का डबल कर लो आप, यानी 7 फुट के आसपास में, 7 फुट से भी ज्यादा, 7 फुट का डीएनए, मतलब मेरे से भी लंबा डीएनए। अगर मान लो कि आपको इतनी सी सेल दिखाई भी नहीं देती, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, सूक्ष्मदर्शी संरचना में बंद करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। और पैक करने के लिए हमारे पास में होती है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। कुछ प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है, इसको पैक करती है, ठीक है। तो बड़ा डीएनए की लेंथ ज्यादा होती है, उसको पैक करने के लिए हम क्रोमेटिन में बदलते हैं और कहां रखते हैं। डीएनए प्रेजेंट कहां पे होता है, हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या चला जाएगा अपने पास में, डीएनए अनस्टेबल है, जो कि गलत है। क्रोमेटिन ऑलवेज कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम, बात तो सही है, क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस होता है, लेकिन अगर अपन ये बात करें, उसका रीजन ये नहीं है। हम डीएनए को पैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे को न्यूक्लियस के अंदर क्या करना है, उसको पैक करना है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कंडेंसेशन अकर इन, डीएनए कंडेंसेशन अकर इन, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसमें आंसर गलत दे रखा है, डी होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये इसको मतलब डी है इसका। देखो, ई कोलाई के अंदर भी होता है कंडेंसेशन, तो होता है, ठीक है ना। नहीं, इसका डी भी नहीं होगा, इसका होगा, नहीं नहीं, ईस्ट भी नहीं, इसका होगा इसके अंदर अपने पास में सी। बैक्टीरिया के अंदर कंडेंसेशन नहीं होता, ठीक है ना। बैक्टीरिया की जो अपन बात करते हैं डिवीजन जो होता है, वो एक साथ में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। एक साथ ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं, जब
बाइनरी फिजन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और बाइनरी फिजन के अंदर कंडेंसेशन का जो स्टेप होता है, क्योंकि क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बनते नहीं है, तो इसके अंदर नहीं होता, तो इसका जो आंसर जाता है वो अपने पास में जाता है ये, ठीक है ना, इसको कट कर करके ये कर लिया, ठीक है, डीएनए कंडेंसेशन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कंडेंसेशन बाय हिस्टोन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझो, हिस्टोन प्रोटीन का होना एक यूकैरियोटिक कोशिका का फीचर है, यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। अब देखो ई कोलाई खुद क्या है, एक प्रोकैरियोट, नोस्टोक एक तरीके का क्या है, वो भी एक सब बैक्टीरिया है, वो भी क्या है, एक तरीके का प्रोकैरियोट। ईस्ट जो होता है वो एक यूकैरियोट है, तो यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, अपने पास में डीएनए कंडेंसेशन होता है, ठीक है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है। चलो भाई अब ये बोलता है सेल्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन, ठीक है, पहले आंसर मत देखो, ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व करो, देखो कैसे, क्या बोल रहा है, जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये रूट है, ये इसका रूट एपिकल मेरिस्टम राम, और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम शाम, राम और शाम से याद रखना, ठीक है ना, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। तो रूट एपिकल मेरिस्टम की जो ये सेल्स होती है, ये कौन सी फेज में प्रेजेंट होती है, ज्यादातर कौन सी फेज में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट रेप्लिकेटिंग होती है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि हम ये पढ़ते हैं कि मेरिस्टेमेटिक, ये जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, इनमें क्या होता है, बहुत फास्ट डिवीजन होता है। तो फास्ट डिवीजन होता है, तो ये क्या करते हैं कि ज्यादातर समय क्या करते हैं कि अपने जो जीवन फेज होता है, इनके अंदर ज्यादा लंबे समय प्रेजेंट होता है, तो ये ज्यादातर लंबे समय में कहां पे प्रेजेंट होती है, अपने जीवन फेज के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप करो, कैसे करोगे, क्या चीज, हम्म, हाँ देख लो, ये क्या बोल रहा है, इन 100 डिवाइडिंग सेल मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेल इज इन, मतलब ये आपको बोल रहा है कि 100 सेल है जो डिवाइड कर रही, ठीक है, जो 100 सेल डिवाइड कर रही है, वो बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेल जो होगी वो किस में होगी, अगर डिवाइड कर रही है तो ज्यादातर समय किस में रहती है, वो जो सबसे बड़ा फेज होता है उसी में रहती है, ठीक है, तो ज्यादातर समय जो होता है वो किस में गुजारती है, जीवन फेज के अंदर गुजारती है, ठीक है। चलो आगे चले, विच फेज अपसेंट इन क्लीवेज, ये बताओ भाई, ये अपन ने पढ़ रखा है, क्लीवेज डिवीजन जो होता है ये जाइगोट है, इस जाइगोट के से क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, डिवीजन होता है, ये इंटरनली डिवीजन होता है ऐसे, और एक स्ट्रक्चर बनने लगता है, और कुल मिलाकर के बाद में जाकर के बन जाता है एम्ब्रियो। तो इस डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज डिवीजन। तो हमने ये पढ़ा था, क्लीवेज डिवीजन के अंदर ये एक तरीके का बहुत फास्ट डिवीजन है, तो जब भी सेल साइकिल को क्या करना होता है, फास्ट करना होता है, तो वो एस फेज को छोटा नहीं करता, क्यों नहीं करता, म्यूटेशन आने के चांसेस होता है, एरर आने के चांसेस होता है, तो वो छोटा किसको कर देता है, जीवन को और G2 को, तो इसके अंदर वो हटा ही देता है उसको, तो जीवन और G2 को हटा दो, तो कुल मिलाकर के अपना जो क्लीवेज होता है वो फास्ट भी हो जाता है और एक्यूरेट भी रहता है, कुल मिलाकर के अपने को डीएनए पहुंचाना है, ठीक है। चलो G0 फेज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है ना, ऐसा कौन सी चीज है जो G0 फेज में नहीं होता, एक एक ऑप्शन को पढ़ो, सेल लिविंग तो रहती है, ठीक है, क्योंकि जिंदा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि एग्जांपल की अपन बात करें हार्ट सेल, क्या आपके दिल का साइज हमेशा बड़ा होता है, दिल बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि अपना दिल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के हमारे जो हार्ट का जो साइज है वो ये बंद मुट्ठी की तरह इतना ही होता है, इतना ही होता है, क्लेंच फिस्ट जितना ही होता है बंद मुट्ठी की तरह, इससे कभी बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो कि आप बाहर से कुछ हार्मोन वगैरह लगा लो तब तो अलग बात है, तो मरना ही है फिर उसके बाद में। तो हार्ट सेल जो होती है लिविंग तो होती है, यानी अपने अंदर अपापचय प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस तो कर रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना, ये चीज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहती है, और ये बाहर निकल जाती है। हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये मान लो सेल साइकिल है, इसमें ये ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना, ये एम फेज है, ये मान लो G1 है, ये मान लो S है, ये मान लो G2 है,
तो सेल डिवाइड होने के बाद में ये सोच लेती है चलो अपन क्या करते हैं छुट्टी मनाने के लिए चलते हैं और परमानेंटली वहीं रह जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है उसको मन करे कि मैं वापस से घर आ सकता हूं, ठीक है। तो ये जो फेज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं G0। तो मैंने आपको बताया था एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज, जीवन फेज से क्या हो जाए बाहर निकल जाए या फिर सस्पेंड कर दिया जाए उसको, लेकिन सस्पेंड वाला आदमी वापस भी तो आ सकता है नौकरी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा अपने पास में डी। सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता, सेल क्या करती है डिवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करती, उसके अंदर कुछ दूसरे ऐसे चीज नहीं होते कि भाई वो जाकर के आगे जाकर के डिवाइड करेगी, सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो पहले आ रखे। अब काम की चीज तो ये नीट 2020 के अंदर आ रखा है। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जीवन फेज। तो आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके हिसाब से, जीवन फेज के हिसाब से, जिसको अपन गैप वन फेज भी बोलते हैं, इंटरफेज का। अब जीवन फेज में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। देखो ये बोलता है कि डीएनए सिंथेसिस और डी रेप्लिकेशन टेक प्लेस नहीं होता है, कौन सी फेज में होता है, एस फेज में होता है, तो ये हो गया खोटा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट ये भी नहीं होता, ये तो टीलो फेज के अंदर होता है, जितने भी जो अपने पास में कंपोनेंट है वो वापस आने लगते हैं, ठीक है ना। रीऑर्गेनाइजेशन टीलो फेज की बात कर रहा है ये। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये कौन से डीएनए की बात कर रहा है। अगर रेप्लिकेट अपने डीएनए को डबल नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो डिवाइड भी नहीं होगा, तो ये कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो G0 फेज की बात कर रहा होगा, रेप्लिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब तीसरी चीज अगर अपन ये बात करते हैं कि जो अपने डीएनए को रेप्लिकेट, सॉरी ये अपन G0 की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे G0 नहीं है, रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एस फेज में जाने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये पढ़ा था जीवन फेज के अंदर क्या करता है, वो मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव रहता है, अपने बॉडी को क्या करता है, ग्रो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आरएनए का प्रोसेस रेप्लिकेशन करता है, सेल ऑर्गेनल को डबल करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है। लेकिन जब ये एस फेज में जाता है तब ये क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो जो एस फेज में जाने वाला होता है उसमें क्या करता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन, उससे पहले क्या करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, तो अपने पास में ये हो गया, ठीक है। लास्ट भी देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। न्यूक्लियर डिवीजन तो एम फेज में होता है, एम फेज को अपन, एम फेज में भी किसमें, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में कौन सा आ गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बात समझ में आ गई, ठीक है। वो अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे गलत देखा। चलिए भाई आगे आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर्स वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं Q0 स्टेट। दिस प्रोसेस अकर इन द एंड ऑफ, किस प्रोसेस के बाद में होता है, जीवन के बाद में बोलो, या फिर जीवन की स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, वो जीवन में आकर के ग्रो कर करके बाहर निकल जाता है, मोटा ताजा हो गया और बाहर निकल गया। तो एम फेज के बाद तो नहीं होता जीवन फेज, यानी अपन क्या बोलते हैं कि एग्जिट फ्रॉम जीवन। अब जीवन तो अगर अपन ये बात करें तो कुल मिलाकर के देखो, ये एम है, ये मान लो जीवन है, ये एस है और ये G2 है। अब ये एम फेज से जीवन में आएगा, आने के बाद में लगभग आगे जाने वाला होगा, उसी से ही पहले क्या हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। अब इधर से ये सेल से बाहर निकला तो अपन क्या बोलेंगे, सस्पेंड फ्रॉम जीवन फेज, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कौन से प्रोसेस के बाद में होता है, जीवन हो चुका है, सेल ने साइज अपना इंक्रीज कर लिया, प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया, उसको जो जो चीजें चाहिए वो हो चुकी है, अब उसको लग रहा है कि मेरे को डिवाइड नहीं करना, मेरे को रेप्लिकेशन नहीं करना, तो वो वहां से बाहर निकल। तो एम फेज के बाद तो नहीं होता, एस फेज के बाद में भी नहीं होता, ना G2 फेज के बाद में। अगर एक एस फेज हो गया तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, एसेंशियल है, डिवीजन होगा ही होगा, ठीक है भाई। G2 फेज के बाद में कोई चारा ही नहीं है उसको, ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, जीवन फेज हो गया। चलो ये 2019 का क्वेश्चन है, सेम देखो अब G0 फेज से कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। सेल इन G0 फेज, बताओ भाई, सेल इन G0 फेज टर्मिनेट, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में मैंने करा रखा है, ठीक है ना। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या है कि जो एनटीए वाले जो थे उन्होंने दिया था सस्पेंड, ठीक है ना। एनटीए वालों का जब आप आंसर की देखोगे सस्पेंड दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका, एग्जिट, बाहर निकलना, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया है, सही दोनों है, लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जिट दे रखा है।
एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकल गया। अब आप मान लो कि क्वेश्चन आ गया आपके नीट के अंदर, और आपने क्या करा, मान लो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई पहले नीट ने तो आंसर दिया था सस्पेंड, उसको माना नहीं, ठीक है ना। अब मान लो कि आप सस्पेंड ही लगा के आ गए, लेकिन अगर मान लो कि आपने क्लेम कर दिया, क्लेम का मतलब समझ गए, मान लो कि आपने ऐसा बोला कि भाई यार हम इसको अपन क्लेम करेंगे कि ये आंसर, तो आप रेफरेंस किसका दोगे, एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में ये लिख रखा है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, कर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M, ये तो बहुत बुद्धू सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये बताओ, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस इज टेक प्लेस ऑन, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, S से सिंथेसिस, S से S फेज, ध्यान रखो, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, सीधा एस फेज। G1 में नहीं, G2 में नहीं होता, M में नहीं होता, सिंपल बात समझ में आ गई आपको। चलो नेक्स्ट, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉग, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन फॉग, विच चेक पॉइंट शुड बी द प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। देखो अभी पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब चेक पॉइंट की जब अपन बात करें तो हमारे पास में क्या होते हैं, 3 चेक पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो एक चेक पॉइंट होता है यहां पे जिसको अपन बोलते हैं G1 और S, ये S फेस, ये हो गया G2। एक चेक पॉइंट होता है यहां पे G2 और M, और एक होता है यहां पे बीच में एनाफेज और मेटाफेज और एनाफेज, तो मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट, 3 चेक पॉइंट होते हैं। ये बोल रहा है कि जो रेप्लिकेशन फॉक है उसके अंदर क्या कुछ दिक्कत आ चुकी है, ठीक है। अब दिक्कत आ गई तो आपका ऐसा कौन सा चेक पॉइंट है जो एक्टिवेट हो जाएगा और इसको आगे डिवाइड होने से रोकेगा। मान लो कि रेप्लिकेशन चल रहा था, इस रेप्लिकेशन में क्या होता है कि फॉक बनता है, जैसे फॉक का मतलब क्या होता है, एक रस्सी ली, अब उस रस्सी को खोलना है आपको, तो आप क्या करते हो, बीच में से एक लकड़ी डालते हो और उसको क्या करते हो, ऐसे खींचते हो। अगर आप साइड में से खींचोगे, मान लो एक किनारे से, तो एक तरफ तो बहुत ज्यादा गुथ जाएगी, ठीक है, इतनी ज्यादा, तो खोलने में बहुत आसान। तो हम क्या करते हैं, बीच में से ऐसे फॉक बनाते हैं, एक ऐसे लकड़ी डालते हैं, और उसको क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी रस्सी को आराम से क्या करते हैं, इस हिस्से से भी खुलेगा और इस हिस्से भी, लेकिन अब ये फॉक ढंग से बना नहीं, या फिर क्या हो गया, बीच बीच के अंदर अपन ये बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो गया। तो उस समय पे कौन सा रेप्लिकेशन, अब देखो यहां से तो सेल निकल चुकी है, यहां रेप्लिकेशन हो रहा था लेकिन खराब हुआ रेप्लिकेशन, यहां पे सेल का जाना तय है, ठीक है। तो सेल को रोका कहां पे जाएगा, इस वाले चेक पॉइंट पे, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, एक रोड है, ठीक है, यहां पे 3, यहां पे क्या लग रखे हैं, टोल नाके लग रखे हैं। इसके बाद में यहां पे मान लो ये है अपना जो शहर, ठीक है ना, और यहां पे मान लो कि अपने पास में कोई दूसरा शहर। अब यहां से कोई गाड़ी लेकर के निकला, ठीक है ना, यहां तक बढ़िया चला रहा था, बढ़िया चलाते चलाते बीच में आया है उसके मदिरा की दुकान, ठीक है ना, उसने यहां से उठाया मदिरा, मदिरा ठीक है, और ये यहां से तो क्रॉस कर गया, क्यों, यहां पे इसके पास में कुछ नहीं था। अब इसको रोकोगे कहां पे, यहां रोकोगे या यहां रोकोगे, इसको दूसरे वाले पे रोकेंगे। तो ये दूसरा वाले को ऐसे मान लो कि ये सेल है, इधर तक तो सब सही चल रहा था, यहां गड़बड़ी हो गई। तो ये जो फेज है कि इसके अंदर अगर अपन ये बात करें, ये है G2 और M वाला, ये मान लो अपने पास में कौन सा है, G1 और S वाला, और ये मान लो अपने पास में मेटाफेज और एनाफेज वाला। तो रोकना किस पे चलेगा अपने को, इस पे। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, G2 और M। समझ गए बात। तो ये क्वेश्चन वैसे तो पहले आते थे, अभी नहीं पूछे जाते। चलो अब जो कैंसिल हो गया था उसका, ये हमारे समय का है, ठीक है ना। हमने जब पेपर दिया था तो उस समय पे क्या हो गया, पेपर के अंदर लीक वगैरह हो गया था, तो पेपर कैंसिल ही कर दिया था, हाँ पेपर कैंसिल कर दिया था। अब देखो उस समय के क्वेश्चन देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। अभी तो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, बिल्कुल इस साल का पेपर जरूर अच्छा है, लेकिन 2024 से लेकर के 2000 आप बीच का एक 2021 का पेपर छोड़ दो, 2016 का पेपर जो अभी 16 वाला देख लो, क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब जिसने मान लो एनसीईआरटी में चेक पॉइंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है ना, और अभी हाल फिलहाल नहीं पूछते, लेकिन चेक पॉइंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे रखा है, तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान है। चलो अब सबसे पहले क्या बोलता है, एक सोमेटिक सेल है, नाम से पता चलना चाहिए, सोमेटिक सेल, जो अपनी बॉडी के अंदर ज्यादातर सेल कौन सी होती है, सोमेटिक सेल, जो ग्रोथ कराती है, ये सब चीजें, ठीक है। दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल, इसने एस फेज को क्या करा है, कंप्लीट करा है, एज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज। अब ये क्वेश्चन आपको मैंने करा रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करा रखा है आपको, ये बोल रखा है सोमेटिक सेल है, उसको आपको कंपेयर किससे करना है, गैमेट से कंपेयर करना है। अब गैमेट की आप प्लॉइडी बोलो, एन और
सी। सोमेटिक सेल की बोलो, सोमेटिक सेल जो एस फेज में होगी, एस फेज में होगी तो इसका मतलब 2n और 4c। 2n और 4c समझे। मान लो कि ये सोमेटिक सेल थी, ये सबसे पहले जीवन में गई, फिर ये एस में गई। एस में जाने के बाद में इसका डीएनए कितना हो जाएगा, डबल। तो पहले अगर मान लो यहां पे 2c था तो कितना हो गया ये 4c। इतनी बात समझ में आ गई। 2c से ये 4c हुआ, 4c के बाद में इसके अंदर प्लॉइडी कितनी रहेगी, क्रोमोसोम की संख्या पहले भी 46 थी तो अभी भी कितनी रहेगी 46। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे 2n, तो 2n और 4c। अब देखो यहां पे इसको इससे कंपेयर करो, डीएनए कंटेंट कितना है 4 गुना, और क्रोमोसोम का नंबर कितना है यहां पे 2 गुना। तो यहां पे देखो जो अपने पास में ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए। एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है अपने को, बाकी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि गलत है, ट्वाइस द नंबर ऑफ डीएनए जो कि गलत है, ठीक है। दूसरा ये बोलता है, तीसरा ये बोलता है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ट्वाइस द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए जो कि गलत है, 4 गुना है। नेक्स्ट देखो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे ही गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन रहा अपने पास में पहला। सवाल समझ में आया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलो, ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग विच फेज, आपसे फेज का आपको बोलता है अवस्था के बारे में पूछ रहा है, फेज विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन 4c इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड टू द 2c। मतलब ये बोल रहा है कि एक सेल है, इसके अंदर इनिशियली जब ये जीवन में था उस समय पे इसके पास में 2c था। अब एस फेज में जाने के बाद में इसमें क्या हो जाएगा 4c, लेकिन यहां पे 2n ही रहेगा, यहां पे भी 2n रहेगा। अब ये ऐसी कौन सी, इसके आगे वाली फेज में जैसी जाएगा तो यहां पे भी 4 अपने पास में 4c और 2n रहेगा, लेकिन एम फेज के बाद में जाने के बाद में इसके डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा आधा, और क्रोमोसोम नंबर अगर मियोसिस है तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी फेज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पहले जो था, आपके एक तरीके से अपन बात करें 2c था और उसके बाद में अपने पास में क्या हो गया 4c हो गया। अब देखो ऑप्शन देखो, G0 में तो ऐसा कुछ नहीं होता, जीवन के अंदर भी नहीं होता। जीवन के अंदर तो अपने पास में क्या रहता है 2c रहता है, ठीक है ना, लेकिन G2 के अंदर कितना हो जाता है 4c हो जाता है, मतलब S के अंदर कितना हो जाता है 4c हो जाता है। तो यहां पे डिफरेंस आ गया। लेकिन जब अपन G2 देखते हैं तो यहां पे कंडीशन फुलफिल होती है। इनिशियल की अगर अपन बात करें तो पहले कितना था 2c, और यहां पे रिमेन अपन ये बात करते हैं 4c ही रहता है। तो कौन सा अपने पास में स्टेज होगी, अपने पास में G2 फेज होगी। G2 और M होगा क्या यहाँ पे, M तो नहीं हो सकता लेकिन G2 तो हो सकता है यहाँ पे। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा इसका, ये वाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम ऐसे टॉफी दे रखी है आपको लॉलीपॉप, ठीक है। एस फेज के बारे में बताना है आपको, ठीक है ना। एस फेज कौन सा, ठीक है ना, जिसमें होता क्या है, डीएनए का अमाउंट डबल, ये सेल है जिसके अंदर 2c है और ये 2n है, जीवन में गई थी, मोटी ताजी होकर के आई, और एस फेज में जाने के बाद में इसने क्या कर लिया, अंदर 4c और 2n। तो डीएनए कंटेंट कितना हो गया, यहां से यहां गया तो कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं डीएनए कंटेंट डबल, ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं सेम नहीं रहता, समान नहीं रहता। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, नहीं ये भी नहीं होता। द अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस हाफ इन ईच सेल, नहीं गलत। तो पहला कौन सा हो गया इसका, ठीक है। चलो भाई अब ये क्वेश्चन बताओ, 2009 का है, तुम में से कोई पैदा हो गया था क्या, पैदा सारे हो गए थे। चलो ये बोल रहा है गिवन बिलो ए सिस्टमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज। इनमें से सही बताना है आपको, ठीक है ना। चलो भाई बताओ इसके अंदर सही कौन सा होगा, ऑब्जर्व करो इसको। ए को क्या बोलेंगे, चलो पहले नाम कर लेते हैं इसको। ए का बताओ, ए को क्या बोलेंगे, कैरियो काइनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। अच्छा बी फेज बताओ, ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ये हो गई एनाफेज। सी बताओ इसके अंदर साइटोकाइनेसिस, ठीक है भाई साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और कौन सा हो गया डी, डी बताओ क्या है, G2 फेज है,
G2 फेज ये सॉरी S फेज है, S फेज होगा, S फेज होगा। ये हो गया G1, ये हो गया S, और ये हो गया G2, और ये हो गया M फेज। चलो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है। सी ये बोल रहा है कैरियोकाइनेसिस, जो कि गलत है। डी जो बोल रहा है सिंथेसिस फेज, जो कि अभी तक सही है। ए को क्या बोल रहा है ये साइटोकाइनेसिस, जो कि गलत है। बी को क्या बोल रहा है मेटाफेज, तो क्या हो गया अपने पास में सही सही हो गया। ठीक है, चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं करते जाते हैं हमने, है 2005 का है, ठीक है, पैदा हो गए थे क्या, ओल्डी, ठीक है चलो। हाँ चलो भाई बताओ, एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा मेरे को ये बता दो बस कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होता है, एस फेस। जब डीएनए को डबल करना होगा तो इतना सारा डीएनए, पहले 2.24 मीटर का डीएनए था। पहले देखो, पहले अगर अपन बात करें, मान लो ये सेल है, इसमें कितना है 2.24 मीटर का डीएनए। इस फेज को मान लो G1 फेज है, 2C है और 2N है। अब मान लो कि इसके अंदर S फेज स्टार्ट हुई। S फेज स्टार्ट होने के बाद में इस डीएनए कंटेंट को क्या कर दिया, डबल। तो 2.24 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, ये 844 4.48, ठीक है ना, डबल हो गया। तो ऐसी कौन सी फेज होती है जिसके अंदर ये डबल होता है। अब जब इसको डबल किया तो इसको पैक भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कैसे रोनता छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे खुला तो नहीं छोड़ेंगे। तो पैक करने के लिए एक प्रोटीन कौन सी काम आती है, हिस्टोन। तो जहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहां पे अपन ये बोलेंगे पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसका G2 स्टेज ऑफ प्रोफेस, प्रोफेस G2 स्टेज में तो आती ही नहीं। ड्यूरिंग एस फेस ऑप्शन है अभी, एंटायर प्रोफेस नहीं, एंटायर प्रोफेस, ड्यूरिंग टीलोफेस नहीं, तो कौन सा हो गया अपने पास में। चलो भाई आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये। इन सोमेटिक सेल सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल की बात करा। सोमेटिक सेल साइकिल में पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इन G1 फेज डीएनए कंटेंट डबल, जो कि गलत है। दूसरा क्या बोलता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, जो सही बात है। ए शॉर्ट इंटरफेस इज फॉलोड बाय द लॉन्ग माइटोटिक फेज, लॉन्ग तो कभी माइटोटिक होता ही नहीं, ठीक है ना, बहुत ही छोटा होता है माइटोटिक। G2 फेज फॉलो द माइटोटिक फेज, G2 फेज जो होती है फॉलो करती है माइटोटिक फेज को, बात तो सही है, ठीक है ना। G2 के बाद में आती है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है इसके अंदर अगर अपन ये बात करें, ठीक है ना, एस ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन, यानी आपका रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में ही होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करते हैं अपन